Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Namaste everyone. I'm Anay Nitin Navandar, and by God's grace I have secured an All India rank of 32 in this year's Civil Services examination. In this video at DKT, I would be briefly stating my strategy for writing essay and general studies papers. So let's begin with essay. आपको essay की प्रिपरेशन के लिए कुछ अलग से करना नहीं होता. Everyone will tell you that essay can be written with the content that you have already studied for general studies. But आपको essay writing का जो art है उसको समझना होगा. ऐसे लिखे कैसे जाते हैं, ऐसे को इम्प्रेसिव कैसे बनाना है, उसमें फ़्लो कैसे मेंटेन करना है, उसमें आपकी इनोवेशन आपको कहाँ यूज़ करना है, ये आपको सीखना होगा. और उसी से आपका ऐसे इम्प्रेसिव बनेगा जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है और बहुत हाईली स्कोरिंग माना जाता है ऐसे पेपर. टू स्टार्ट विथ सम जनरल पॉइंट्स फॉर ऐसे राइटिंग, आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना होगा ऐसे के लिए. और ये इंट्रोडक्शन आप कुछ भी कर सकते हो, आप खुद से बना के लिख सकते हो, आपका इनोवेटिव अप्रोच ले सकते हो, आप कोई रियल लाइफ स्टोरी हुई हो जो हिस्टोरिकल हो आप उसको कोट कर सकते हो. बट many times people also make up their own stories. They name some XYZ boy or girl and then they show they give some context about that person and then continue writing the essay. बट इसमें एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आप जो स्टोरी बना रहे हो वो थोड़ी कभी कभी टॉपिक से वेग हो जाती है, वो टॉपिक को मिस कर देती है, हिट नहीं होती वो टॉपिक को. तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता, इतना इम्प्रेसिव नहीं होता, एंड इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज टू द एग्जामिनर कि कैंडिडेट को ऐसे का टॉपिक समझ में नहीं आया है, एंड देन द होल एसे विल नॉट गो वेरी गुड. सो ऐसे को और इस ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने में और एक बात है कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो सब लोग कर सकता है, जो हर कोई कर सकता है. किसी एक पर्सन को नेम कर दो और कुछ स्टोरी बना दो. एवरीवन कैन डू दिस. देयर इज़ नथिंग न्यू, देयर इज़ नथिंग इनोवेटिव इन दिस. सो माई सजेशन वुड बी कि come up with a real life story, historical story that has been there and which is very relevant to the topic, or come up with your own innovative ideas that can help you start an essay. Or you can even start with a quote, but when you start with a quote, the quote should be 100% relevant to the topic. Even if it's 70 to 80%, it won't work, because then it will again give a message that you haven't understood the topic. And it's very essential in UPSC CSE examination that you write what is asked and you do not write what you know, जो काफ़ी बार हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है. हमें जो पता है वो लिखने का प्रयत्न करते हैं और ना कि जो पूछा गया है हमसे, एंड ये बहुत बड़ी पेनल्टी लगाता है अपने मार्क्स पे. सो दिस इज़ वन थिंग. सेकेंडली, आप जब भी ऐसे लिखना प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले आपको 25 से 30 मिनट तक उसका एक रफ स्केच बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास पॉइंट्स कितने हैं, आपको पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, उनको अरेंज कैसे करना है, ताकि हर पैराग्राफ में आप कोई नई आइडिया, नया डिमेंशन खोल सको एग्जामिनर के सामने, जिससे एग्जामिनर को ऐसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाए. सो एक रफ स्केच बनाना चाहिए जिसमें आप ये भी डिसाइड कर लो पहले से कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपको पॉइंट्स कैसे अरेंज करने हैं, आपका कंक्लूजन क्या होगा, और आप किस व्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं या आप बैलेंस रखना चाहते हैं. तो वो आपको सब मैनेज करना होगा इन 25 टू 30 मिनट्स में. जनरली 2 एसेज लिखने होते हैं 250 मार्क के इस पेपर में, और इफ़ वी डिवाइडेड बाय 2 देन आपको 1.5 आवर मिलता है हर एक ऐसे के लिए.
तो आप 1 घंटे में ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपकी जनरल स्टडीज़ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से स्पीड तो अच्छी हो गई होगी। तो आपको 30 मिनट्स आई से दैट 30 मिनट्स आपको देना है रफ स्केच के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल। ये स्केच ही डिसाइड कर लेगा कि आपका ऐसे किस डायरेक्शन में जाने वाला है और आपको कितने नंबर दिलाने वाला है। माई वन मोर सजेशन वुड बी टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेटा, कोट्स इन द ऐसे। तो एग्जामिनर का अटेंशन ड्रॉ करती है ये चीज़। और वन मोर थिंग आई वुड से कि आप स्केल यूज़ कर लीजिए, बिकॉज ऐसे राइटिंग में आपको टाइम बहुत मिलेगा, आपके पास टाइम होगा, तो यूजिंग अ स्केल वुड मेक इट लुक मोर नीट एंड टाइडी, एंड ऐसे में इसके नंबर मिलते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। आई वुड ऑल्सो से दैट जब आप कोट्स लिखोगे तो अगर आपका कोट 70% रेलेवेंट है टॉपिक से तो आप उसको मेन बॉडी में लिखिए, और यदि वो 100% है तभी आप उसको इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में लिखिए उससे। और 70% से कम अगर वो रेलेवेंट होगा तो इट्स ऑफ नो यूज़, बिकॉज देन अगेन यू विल डाइवर्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक ऑफ द ऐसे, and your essay will go out of flow and won't be coherent to the topic that has been given to you. So this is my short strategy for essay which I advise you. And with this I would also want to say ki be ready with some popular themes that you expect to come in the paper. For example, आप environment के introduction को prepare करके रख सकते हो, आप agriculture के introduction को prepare करके रख सकते हो, और इसमें you can go you can do whatever you would want to. For example, I had written down and learned the quotes or the travelogue written by French traveler Bernier when he had visited Bengal in during the British era, and he described the richness of agriculture in India at that time. सो सपोज कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एंड सपोज ये उसमें फिट हो रहा है, रेलेवेंस इसका बैठ रहा है, तो वी कुड स्टार्ट विथ हाउ रिच वी वर, हाउ prosperous we were in agriculture in those times, and now how we have come through this long way. So these are some interesting things you can do to make introduction more impressive. For example, मैंने कोट नोट करके रखा था, नोबल लॉरेट है वो, इकोनॉमिस्ट, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, उनका नाम गुनर मृडाल है। तो उन्होंने कोट किया था कि द लॉन्ग टर्म बैटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी वन और लॉस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. सो दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव कोट एंड इट कैन बी यूज्ड इन when the essay relates or comes in the theme of agriculture. So this is something about essay. We can move forward for writing general studies papers. अब GS पेपर्स में एक बात ऐसी है कि यहाँ कंटेंट सबके पास होता है, कंटेंट सब वही पढ़ रहे हैं, सेम सोर्सेस है, सेम कंटेंट है, सेम एग्जाम्पल्स है सबके पास. सो in this scenario, how do you make your answer stand out from everyone else? So you will have to improve on your presentation, and you will have to improve on adding value to whatever content you have already read or what everyone is reading. So आपको उनसे एक स्टेप आगे जाना होगा, and this can be done in two ways. You improve your presentation and add value to your answers. So for example, if I give of improving the presentation, तो GS4 का जो सेक्शन बी है एथिक्स, जो इट डील्स विद केस स्टडीज़, तब केस स्टडीज़ में हमें काफ़ी बार स्टेक होल्डर्स पूछे जाते हैं या फिर हमें लिखने होते हैं कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हु आर द स्टेक होल्डर्स. तो इसमें हम जनरली ट्री डायग्राम बनाते हैं या फिर एरो करके बना देते हैं, लिख देते हैं. तो वन इनोवेटिव वे टू राइट दिस इज़ by drawing a pie chart, and then in that you divide the pie chart as per the weightage that the particular stakeholder holds. So in this way it will make your answer look more appealing to the examiner, and आधा एक नंबर आपको ज़्यादा मिलने की संभावना है. The other thing is to add value to your answers. So this can be done by in various ways, and it differs from paper to paper. Suppose I would say for GS1 जहाँ पे हमें हिस्ट्री, जोग्राफी, सोसाइटी के टॉपिक्स है, तो आप हिस्ट्री में वैल्यू एडिशन ऐसे कर सकते हो कि आपको कोई सपोज एक क्वेश्चन आता है कि टेल अस दी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ MK गांधी टू इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब ये आंसर सबको पता है, सब लोग वही बेसिक चीज़ें लिखेंगे, तो हाउ डू वी स्टैंड आउट फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
So while writing these, the answer to this we can make it stand out by adding the exact years in which the event happened, the place, or we can also include different quotes or lines said by leaders at that time. Suppose कोई नया एक्ट आ जाता है तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे लीडर्स ने कुछ कमेंट किया है उस पर. सो दीज कमेंट्स कैन बी लर्न, 1 or 2 comments for each movement or each act that has been passed by the British government. So ऐसा हम कुछ लर्न करके रख सकते हैं पहले से और इसको हम आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. तो इट विल मेक इट मोर इफेक्टिव एंड विल मेक इट मोर अपीलिंग टू द एग्जामिनर. सिमिलरली ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड मैप्स यूज़ करने होंगे. सोसाइटी में वन थिंग आई वुड से विच आई प्रैक्टिस लास्ट ईयर कि सी वेन एवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड तो हम उसको अप्रोच करते हैं पेस्टल एक्रोनिम से, जो काफ़ी लोग जो बहुत लोग करते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, दे राइट ऑल डायमेंशंस टू दीज पॉइंट्स. सो व्हेन इट कम्स टू से क्वेश्चन कोई आ रहा है सोसाइटी से तो आप उसको और रिलेवेंट बना दो वो है सब हेडिंग को. वो आप कैसे करोगे? तो आप पॉलिटिकल के आगे सोशियो लगा दो. So the subheadings would be socio-political, socio-economic, socio-cultural. So this will make your answer more relevant and आधा एक नंबर आपको ज़्यादा मिलने की संभावना है इसमें भी. The other thing I would want to say कि examples आपको बहुत ज़्यादा relevant यूज़ करने हैं. Suppose सोसाइटी में secularism का टॉपिक आता है and how India embraces secularism or what is the difference between Indian secularism and Western secularism, जो concepts है दोनों. So a year ago we had the foundation stone laying ceremony of Central Vista, and there an all faith prayer was conducted. Now this all faith prayer conducted at the inauguration of Central Vista is the best example of how we embrace secularism, how we define secularism. So there could be no other example more relevant than this. So you can note these examples down and make use of them in your answers, and it will certainly bring a smile on the face of examiner when he's correcting your papers. Second thing, when we come to GS2, I think GS2 has a different rule book to play with. यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, DPSPs, कमीशंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बहुत कोट करने होंगे. आपको ये पता होने चाहिए. आपके आंसर को जो सूट करता है वो आपको आंसर में लिखने होंगे. और आप ये भी कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो काफ़ी एक्सपर्ट्स ने उस पर अपने कमेंट्स दिए हैं, तो आप ऐसे किन्हीं 2 या 3 व्यक्तियों के कमेंट्स लर्न करके रखिए और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आए तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो. उसी प्रकार से जब अमेंडमेंट की बात आए या फिर कुछ ये आए तो आप आर्टिकल कोट कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोट कर सकते हो. तो इससे आपका आंसर और ज़्यादा रेलेवेंट होगा और ज़्यादा अपीलिंग होगा. GS2 में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी डील करना होता है. तो देयर इज़ अ वेरी गुड चैनल विच आई रिकमेंड इज़ अमित सेन गुप्ता. ये नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे. तो इनके वीडियोस इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा एप्ट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो आप इनको रेफ़र करिए. मैंने इन्हीं के इससे नोट्स बनाए थे. और एक टीवी न्यूज़ चैनल है जिसका नाम वियॉन है. तो इनके भी इंटरनेशनल रिलेशंस पे वीडियोस बहुत अच्छे हैं. इनफैक्ट इन्हीं का एक वीडियो मैंने देखा था ऑकस से रिलेटेड, जिसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था एंड इट हेल्प मी अ लॉट टू आंसर दैट क्वेश्चन. GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस में जनरली दे आस्क फॉर योर ओपिनियन, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटरनेशनल इशूज़ एंड देन व्हाट इंडिया इज़ डूइंग एंड व्हाट कैन बी डन. सो इसके लिए आपके कंसेप्ट, आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक अच्छे सोर्स की आवश्यकता होगी इसके लिए. एंड टू ऐड टू दिस, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने लीडर्स के एक्सपर्ट्स के लाइंस भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर, जब वो UNSC में एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन यूज़ करी थी कि इंडिया इज़ अ वॉइस ऑफ मॉडरेशन एंड एडवोकेट ऑफ डायलॉग. So now this line is very impressive to be used as a conclusion in topics of international relations. तो आप ऐसे करके अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हो.
कमिंग टू GS3 जहाँ पे इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इन सब से डील करना है, तो वहाँ भी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में डेटा यूज़ कर सकते हो. आई हैवंट रिकमेंडेड डेटा फॉर GS1 एंड GS2 एज ऑफ येट, बट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में डेटा इज़ मस्ट. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट GDP, इन्वेस्टमेंट रेट्स, टैक्स कलेक्शन रेशियो, ये सब के बारे में आपको थोड़ा डेटा पता होना चाहिए एंड ये नंबर फेच कराएगा आपको GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में. सिमिलरली एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको कुछ थीम्स है एग्रीकल्चर में जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग है, एग्रो इकोनॉमिक्स है, इंश्योरेंस है, डाइवर्सिफिकेशन है. तो ये सारी चीज़ें कॉमन ये थीम्स है जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लेस ऑक्यूपाई करती है इंडियन एग्रीकल्चर में और जिसका इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. तो आपको ये प्रिपेयर करना ही होगा और आप इसके लिए भी वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स कर सकते हो. आप ICAR के डेटा को यूज़ कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के वेबसाइट को यूज़ करके डेटा निकाल सकते हो, आप कोट्स यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने SMA सेक्शन में कहा था कि इकोनॉमिस्ट गुनर मिर्डाल का एग्रीकल्चर पे जो कोट है, इट ऑल्सो बिकम्स रेलेवेंट इन GS3 पेपर. Similarly, when we go to GS4, now GS4 is altogether a different game to play with because यहाँ पे आपको प्रिपरेशन पहले से आप करके जा सकते हो, बट क्वेश्चंस आपको एब्स्ट्रैक्ट आएंगे, आपको बाउंसर्स आएंगे और आपको उन क्वेश्चंस के साथ उसी टाइम पे डील करना है. तो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए. एथिक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये यही एक चीज़ है जो आपको फाइनल पेपर में सस्टेन करा सकती है. एंड यू कैन कम अप विथ योर ओन अप्रोच टू राइट एथिक्स सेक्शन A पेपर स्पेशली. जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक एक्रोनिम बनाया था SIDBI करके. तो SIDBI इज़ SIDBI एंड इसमें S स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, I फॉर इंडिविजुअल, T फॉर डेमोक्रेसी, B फॉर बिजनेस एंड I फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स. Now this is useful when you need to write examples, when you need to explain concepts in ethics section A paper. यदि आपको कोई concept को explain करना है, कोई कोड को expand करना है या फिर कोई examples search करने हैं, तो आपको all of sudden at that point कुछ याद नहीं आएगा. तो आप SIDBI का अप्रोच यूज़ कर सकते हो. आपको एक एक एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा. आपको इंटरनेशनल से मिल जाएगा, बिजनेस एथिक्स होते हैं, कुछ कंपनीज दे आर प्लेइंग गुड, दे आर प्लेइंग फेयर, सम आर नॉट प्लेइंग गुड, दे आर अनफेयर. तो आपको बिजनेस से कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एग्जांपल मिल जाएगा. आपको इंडिविजुअल से, नेशनल लीडर्स से एग्जांपल्स मिल जाएंगे. आपको डेमोक्रेसीज पे मिल जाएगा, कहीं पे डेमोक्रेसीज इज़ वेरी फ्लरिशिंग, समवेयर द राइट्स आर बीइंग कर्ब्ड. सो you will get many examples related to ethics from these 5 places. So that SIDBI is a very good acronym to remember and write ethics GS4 paper. I would also add कि आप जब examples quote करोगे GS4 में तो try that you at least write 2 examples but from different backgrounds. For example, आपको कोट करना है तो आप राजा राम मोहन राय और डॉक्टर अंबेडकर को एक ही आंसर में कोट मत कीजिए क्योंकि इट वुड बी एग्जांपल्स फ्रॉम सिमिलर एरिया एंड आल्सो फ्रॉम सिमिलर टाइमलाइन टू से. सो आप एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लिखिए, एक हिस्ट्री से लिखिए, या फिर एक हिस्ट्री से लिख रहे हो तो एक किसी और फील्ड से आप लिख सकते हो. तो इससे आपका आंसर और डाइवर्सिफाइड लगेगा और आपको सारी फील्ड्स आप कवर कर पाओगे. सो दिस इज़ वन से ऑन दैट. एंड एथिक्स में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स स्पेशली DPSPs काफ़ी कोट कर सकते हो बिकॉज DPSPs आर एम्ड टू ब्रिंग सोशल इक्वालिटी एंड जो एथिक्स में काफ़ी आपको उसका यूज़ हो सकता है. कंटिन्यूइंग विथ एग्जाम्पल्स, कभी हमें एग्जाम्पल्स याद नहीं आते पेपर में, तो ऐसे में आप कुछ 2-3 पॉइंट्स याद रख सकते हो जिससे आपको एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल लिखना है, कोई एथिकल एग्जाम्पल लिखना है, तो आप गांधी जी को रेफ़र कर सकते हो, आप महाभारत से कोई एग्जाम्पल ले सकते हो. इन 2 से आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा. यदि आपको कोई निगेटिव एग्जाम्पल लिखना है तो आप चाइना को देख के लिख सकते हो. आपको चाइना से एक निगेटिव एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा एथिक्स पेपर में, या फिर आप अफ़गानिस्तान को देखकर लिख सकते हो.
So these 4 things will always give an example in any question of ethics paper. So आपको अगर कुछ ना मिले तो आप this is last resort where you can try. Apart from this, while dealing with section B in the ethics paper, जहाँ हमें case studies के साथ deal करना होता है, तो वहाँ we need to be very practical while giving our solutions, because the commission expects us to understand the situation given in the case and then come out with a pragmatic solution which can be implemented on ground. तो we need not take a course of action, जो एक सुपर हीरो की तरह हमें कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना है, हमें एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर सोल्यूशन लिखना होगा वहाँ पे. तो इसमें भी आप अलग अलग अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कोई डेवलपमेंटल इशू पे केस स्टडी है तो आप उसमें सोल्यूशंस के तौर पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर सकते हो. यदि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको कोई प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना है, कोई राइट सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी को 2 इसमें बायफर्केट कर सकते हो. जहाँ इन वन यू विल डील विथ इंटरैक्टिव मेजर्स, जहाँ आप बातचीत करके सॉल्व करोगे, एंड देन सेकंड इज कोएर्सिव मेजर्स, जहाँ पे आपको फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. सो दीज कैन बी बायफर्केटेड एज दिस. यदि आप कोई केस स्टडी में आपसे एटीट्यूडनल चेंज लाने की बात हो रही हो किसी केस स्टडी में, तो आप CAB अप्रोच यूज़ कर सकते हो. ना CAB अप्रोच हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं सेक्शन A के लिए कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है एटीट्यूड में. तो आप उसी को यूज़ करके केस स्टडी में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ आप कॉग्निटिव सब हेडिंग दोगे और आप उसके सामने लिखोगे कि उनको नॉलेज देने के लिए आप क्या मेजर्स लोगे. सिमिलरली फॉर अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, सो यू आर इंटीग्रेटिंग द थियोरेटिकल नॉलेज यू स्टडीड इन सेक्शन A विथ section B case studies. So this will leave a very good impression on the examiner. Similarly, there could be case study जहाँ पे आपको अपनी strategy, अपने course of action को ऐसे bifurcate करना होगा जहाँ पे आप बोलोगे कि this is part of my legal duty and this is part of my ethical duty, because they two need not necessarily be together at all times. So आप ऐसे भी कर सकते हो. And to add value to answers to case studies, आप इसमें ethical jargons का यूज़ कर सकते हो, but in a very explanatory way और in a simplistic manner. For example, कोई case study आपसे पूछी हो जहाँ पे आपको वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि I would go with the prioritarian principle of distributive justice. So ऐसे कुछ ethical jargons आप लिखकर अपने आंसर को और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो. कुछ केस स्टडीज़ में आप आपके सर्विसेज के मोटोज़ लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मोटो है योगः कर्मसु कौशलम, दैट इज़ योगा इज़ परफेक्शन एट वर्क. तो आपकी कोई केस स्टडी हो जिसमें ये आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आप लास्ट में कंक्लूजन में ऐसा लिखती है कि दिस इज़ द मोटो ऑफ माई सर्विस एंड आई वुड लाइक टू स्टिक बाय द मोटो एंड इम्प्लीमेंट इट इन माई वर्क. या फिर कोई रेवेन्यू सर्विसेज से रिलेटेड कोई केस स्टडी हो, तो आप रेवेन्यू सर्विसेज का मोटो लिख दीजिए, जो कौटिल्यन डिक्टम है कि ट्रेजरी इज़ द बेसिस ऑफ प्रोस्पेरिटी. सो while concluding you write this and say that therefore I would stick to my duty and take the action whatever you have written above. So आप ऐसे कर सकते हो. आप कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केस स्टडीज़ रियल लाइफ सिचुएशन से या रियल लाइफ प्रॉब्लम से सिमिलर होती है काफ़ी. तो ऐसे में देर आर ऑलरेडी ऑफिसर्स हु हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन देयर फील्ड्स, इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और इन प्रॉब्लम्स को केटर करने में. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सैंड माइनिंग एंड देयर इज़ एन ऑफिसर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. सो अगर कोई सैंड माइनिंग पे आती है केस स्टडी, तो आप उनका नाम लिखिए लास्ट में कि दिस ऑफिसर हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल एंड आई वुड लाइक टू फॉलो हिज और हर स्टेप्स इन डूइंग दिस, और ही और शी विल मोटिवेट मी इन डूइंग दिस. ऐसी एक ऑफिसर है जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है ट्राइबल एरिया में अपलिफ्टमेंट के लिए. तो ऐसी कुछ आया है, उनके इनिशिएटिव है, आप उनको लिखिए कि दिस ऑफिसर हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव इन दिस एरिया एंड आई वुड गो ऑन सिमिलर थिंग, आई वुड लाइक टू डू अ सिमिलर थिंग टू देम एंड दिस विल मोटिवेट मी. तो आप ऐसा कुछ करके उसको और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और वैल्यू ऐड कर सकते हो उसको. बेसिकली आप ये सब करोगे तो आपके जीएस में 1 या 2 नंबर हर क्वेश्चन में बढ़ेगा एंड इससे आपको ओवरऑल स्कोर इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है. एंड
दिस मैटर्स अ लॉट बिकॉज जीएस पेपर्स में कंपटीशन बहुत होती है एंड जब आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि जीएस पेपर्स में एवरीवन फॉलोज द आईबीसी पैटर्न, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. तो आपको भी यही करना है. बट what you can do is you can go prepared with some introductions, some conclusions, so that they'll help you save time in the examination. तो आपको उधर ये सोचने का टाइम आप बचा सकते हो जो आप आंसर्स में उसको यूज़ कर सकते हो और इससे आप अपने आंसर को और ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हो. सो देर आर मैनी थीम्स विच गेट रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलरिज्म, अर्बनाइजेशन ये रिपीट होते हैं, तो आप इनके कुछ इंट्रोडक्शंस बना के रख लीजिए. उस तरह गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन पे क्वेश्चंस बनते ही है. तो आप इनके इंट्रोडक्शंस बिफोर हैंड थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा रफ आइडिया ले लीजिए इन चीज़ों पर. तो आपको एग्जामिनेशन में ये बहुत यू वुड बी एबल टू राइट दीज आंसर्स वेरी एफर्टलेसली एंड दिस विल हेल्प यू टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. आपका एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो you will have to pay a very heavy price, especially in GS4 papers, especially in all the 4 GS papers. Now having said everything about writing, how to write essay and GS4 papers, I would like to shortly tell about what this exam is and what are those 3 to 4 things that you require to actually help you get through the cycle of this examination. So I have come down to 3 points that I feel are very important for this examination and it will be a bit of philosophy now. तो फर्स्ट थिंग मैंने लिखी है वो है हार्डवर्क. तो इसका तो कोई सब्सटीट्यूट आपको कभी मिल ही नहीं सकता है. आपको हार्डवर्क करना ही होगा एंड फॉर दिस यू विल हैव टू गिव अप थिंग्स दैट आर वेरी डियर टू यू और थिंग्स दैट यू कांट लिव विदाउट, यू थिंक यू कांट लिव विदाउट. जैसे आपका सोशल मीडिया हैंडल्स हो, आपका फ़ोन का एडिक्शन हो, तो ये आपको थोड़ा गिव अप करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम तक, ताकि आपका फोकस बना रहे प्रिपरेशन पर और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. तो गिव अप सर्टन थिंग्स दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल. आपको ये देयर इज़ नो अदर थिंग यू कैन डू फॉर दिस. यू विल हैव टू गिव अप सर्टन थिंग्स. सेकेंड थिंग इज़ यू विल हैव टू कीप पुशिंग बिकॉज ये एग्ज़ाम साइकिल्स में होता है. हर एक एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस है, तो आपको कभी सफलता प्राप्त हो सकती है, कभी विफलता भी प्राप्त हो सकती है. तो आपको इन अप्स एंड डाउन्स में यू विल हैव टू कीप पुशिंग. देयर आर बैड टाइम्स बट यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर. ये एक ही तरीका है जो इस एग्ज़ाम में आपको गो थ्रू करा सकता है. बिकॉज दिस एग्ज़ाम is not only a test of your knowledge, it also tests many things, and from those your endurance, your persistence, your patience, they are very 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 important. And third thing I would like to say is practice. In hard work I would say is practice, because यदि आप प्री के पेपर्स MCQs प्रैक्टिस नहीं करेंगे या आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे लिख के नहीं देख रहे, तो आपको एग्जामिनेशन में आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो सकता इसके बिना. क्योंकि वहाँ आपको 2 कंस्ट्रेंट्स होंगे एग्जामिनेशन में. एक तो टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, दूसरा नॉलेज का कंस्ट्रेंट होता है. तो नॉलेज के कंस्ट्रेंट को आप कभी फिल कर ही नहीं सकते क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है और एवरीथिंग अंडर द स्काई कैन कम. तो आप नॉलेज के गैप को फिल नहीं कर सकते. तो आप एक काम कर सकते हो, आप टाइम कंस्ट्रेंट को एड्रेस कर सकते हो. तो ये कब होगा? जब आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा. सो ये 3 चीज़ आपको करनी है. हार्डवर्क में आपको यू विल हैव टू गिव सर्टन थिंग्स, you will have to keep pushing through ups and downs, and you will have to practice writing and solving MCQs. Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. The next thing I would say that is required is patience.
एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है वॉल्टर मिशेल ने जो किया था, उसे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं. तो इन दिस ही एक्चुअली शोड दैट द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन will help you succeed more in any exam or in life in general. So ये वॉल्टर मिशेल का मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए. सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो बैक एंड रीड द वॉल्टर मिशेल्स एक्सपेरिमेंट and it will help you to deal with this exams pressure. And second thing which I would like to say in patience is a requirement for a good mentor. इस पूरे जर्नी में आपको एक कोई मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड कर रहा हो. आप अगर यदि डिस्ट्रैक्ट हो रहे तो आपको पुनः मार्गदर्शन कर रहा हो. तो इससे आप एग्जामिनेशन में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपका फोकस बना रहेगा, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो it's very important that you have a very good mentor by your side who knows what you are doing, who knows your capacity, your skills and your strengths and weaknesses. But not everyone is fortunate to have a good mentor, and therefore I suggest that your mind can be a very good mentor to you. And I would also again quote an author, उनका नाम मिल्टन है. उन्होंने अपनी बुक लॉस्ट पैराडाइज में लिखा है कि अ गुड माइंड can make heaven out of hell and hell out of heaven. So this is very important in this examination because here you will have stress, you will have pressure, you will have that you will suffer with low confidence, and इन सब में आपको एक strong mind, आपको एक strong backing होगी तो आप इस एग्ज़ाम को easily ace कर पाएंगे. So these two things I would say in keeping patience. And third thing which I was saying is to be smart or to smartly approach this exam. And I say this because content सभी के पास है, resources सभी के पास है, strategies सब कर रहे हैं, पढ़ाई मेहनत सब करते हैं, but the one who uses little smartness in doing all of this can ace the examination in initial attempts. For example, यदि आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप एक काम कीजिए. आप जो भी जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले क्लियर किया है उन्होंने अपने वीडियोस बनाए हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ दी है, अपने ब्लॉग्स लिखे हैं, तो आप उन सबको रेफ़र कीजिए. उससे आपको पता चलेगा कि आप किस टॉपर से, आप किस पर्सन से ज़्यादा सिमिलर आपका बैकग्राउंड है, आपके स्किल्स है, वो किस पर्सन से मैच करता है. तो आप उस पर्सन की स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, या फिर जो दूसरे है उनके अगर आपको कोई अच्छे पॉइंट्स लगते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में उन पॉइंट्स को इंक्लूड कीजिए. सो हैविंग व्यूड वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग द एग्जाम, you can devise your own strategy and that would be extremely beneficial for you. If I were to explain it more, there's a lot going about artificial intelligence. तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि आपको इंडिविजुअल सेंट्रिक डेटा मिलता है, एनालिसिस मिलता है. तो ये वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स डेटा, एनालाइजेस इट एंड कम्स आउट विद अ मोर इंडिविजुअल सेंट्रिक रिजल्ट्स. तो आपको वही करना है. आपको तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ कर सभी की स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ना है, उनको समझना है और ख़ुद की एक स्ट्रैटेजी बनाना है जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती है. एंड ये कुछ भी हो, मतलब ये आपको जो सूट करेगा वो करना है. फॉर एग्जांपल मुझे लगा था कि मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ना कभी पसंद नहीं था, तो आई नेवर रेड न्यूज़पेपर्स फॉर दिस एग्ज़ाम. तो मैंने ये कब सीखा, जब मैंने किसी टॉपर को बोलते सुना था कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा एंड आई स्टिल क्लियर दिस एग्ज़ाम. सो दिस गेव मी अ कॉन्फिडेंस एंड आई थॉट कि येस आई रिलेट टू दिस पर्सन. इन्होंने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, मैं कहीं और से कवर कर लूँगा, कोई कंपाइलेशन पढ़ लूँगा तो मेरा भी हो जाएगा. So this helped me save time which I would dedicate to read newspaper. So ऐसे करके मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी. So आपको ये स्मार्टनेस तो लाना होगा प्रिपरेशन में. So this is from my side, and to end this I would give a quote which is very motivating from my perspective. कि the quote is the game is not over till it's over. सो बेसिकली ये आपको यूपीएससी के इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हर स्टेज में आपको इसका उपयोग होगा. आपने यदि प्रीलिम्स दी है, अभी प्रीलिम्स हुई है, आपने प्रीलिम्स दी है,
आपको सफलता मिल रही है तब भी परीक्षा जारी रहेगी, यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तब भी आपको पुनः प्रीलिम्स देना होगा, मेंस का भी ऐसे ही है और इंटरव्यू का भी ऐसे ही है। तो एग्ज़ाम के हर स्टेज में आपको ये कोट काम आएगा कि द गेम इज़ नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, टिल यू फाइनली come out with flying colors and make it to the final list. So this is from my side. I thank you all.